नमस्कार दोस्तों, डीस असाइनमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डीस 1 असाइनमेंट को पूरा सॉल्व कर लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं डीस 2 चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इस वीडियो में मैं सेक्शन 1 भाग ए के सभी प्रश्नों के उत्तर आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा ताकि आप अपने असाइनमेंट को आसानी से लिख सकें। यदि आप डीस के असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, हैंड रिटन PDF और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं डीस 2 असाइनमेंट का भाग ए। पहला प्रश्न है, एक खंड धारा ए के सभी प्रश्नों के उत्तर 60 अंक दें। 1. बताएं कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य की अवधारणा कैसे बदल गई है और इसके विभिन्न आयामों का वर्णन करें। अंश, स्वास्थ्य मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में प्रभावी योगदान दे सकता है। पहले स्वास्थ्य को केवल रोगों की अनुपस्थिति के रूप में देखा जाता था, परंतु वर्तमान समय में स्वास्थ्य की अवधारणा में व्यापक परिवर्तन आया है। अब स्वास्थ्य को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण से जोड़कर देखा जाता है। आधुनिक जीवन शैली, वैज्ञानिक प्रगति तथा सामाजिक परिवर्तनों के कारण स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सोच भी बदल गई है। स्वास्थ्य की अवधारणा में परिवर्तन। 1. पारंपरिक अवधारणा। प्राचीन समय में स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर का स्वस्थ होना माना जाता था। यदि व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित नहीं है तो उसे स्वस्थ समझा जाता था। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य रोगों का उपचार करना था। 2. आधुनिक अवधारणा। समय के साथ यह समझ विकसित हुई कि स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति, सामाजिक संबंध और जीवन शैली भी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। इस परिभाषा ने स्वास्थ्य की अवधारणा को व्यापक बना दिया। 3. वर्तमान समय में स्वास्थ्य की बदलती सोच। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। अब लोग केवल बीमारी के इलाज पर नहीं, बल्कि बीमारी की रोकथाम पर भी ध्यान देने लगे हैं। संतुलित आहार, योग, व्यायाम, स्वच्छता और मानसिक शांति को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है। कोविड-19 महामारी के बाद लोगों ने प्रतिरोधक क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के महत्व को और अधिक गंभीरता से समझा। आज स्वास्थ्य को समग्र कल्याण के रूप में देखा जाता है। स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम। 1. शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ शरीर की उचित कार्यक्षमता और रोगमुक्त अवस्था से है। जब व्यक्ति ऊर्जावान, सक्रिय और स्वस्थ रहता है तब उसे शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बातें। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य जीव। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की सोच, भावनाओं और व्यवहार से संबंधित होता है। मानसिक रूप से व्यक्ति तनाव और कठिन परिस्थितियों का सामना संतुलित तरीके से करता है। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, भावनात्मक संतुलन, तनाव नियंत्रण की क्षमता। योग, ध्यान और मनोरंजन मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। 3. सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ समाज और अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की क्षमता से एक सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सहयोग, सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना रखता है। सामाजिक स्वास्थ्य का महत्व। अच्छे संबंध विकसित होते हैं, सहयोग की भावना बढ़ती है, समाज में सामंजस्य बना रहता है। 4. भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता से संबंधित है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ व्यक्ति क्रोध, भय और चिंता जैसी भावनाओं को संतुलित ढंग से व्यक्त करता है। भावनात्मक स्वास्थ्य के लाभ। आत्मनियंत्रण बढ़ता है,
तनाव कम होता है, संबंध मजबूत बनते हैं। 5. आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य व्यक्ति के आंतरिक संतुलन, नैतिक मूल्यों और जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होता है। यह मानसिक शांति और आत्मसंतोष प्रदान करता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के साधन योग, ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक विचार। 6. पर्यावरणीय स्वास्थ्य। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का संबंध स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण से है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल और साफ सफाई अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का महत्व बीमारियों की रोकथाम, स्वच्छ जीवन, बेहतर जीवन गुणवत्ता। प्रदूषण और गंदगी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की अवधारणा समय के साथ अधिक व्यापक और समग्र बन गई है। अब स्वास्थ्य को केवल रोगमुक्त अवस्था नहीं गाना जाता, बल्कि इसे व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय कल्याण से जोड़कर देखा जाता है। स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति और स्वच्छ वातावरण अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी, सफल और संतुलित जीवन जी सकता है। 2. किन्हीं 2 विटामिनों और 2 खनिजों के प्रमुख स्रोतों और कार्यों की सूची बनाएं। 800 शब्द, 12 अंक, 3 अंक प्रति पोषक तत्व इक्वल्स अंश। मानव शरीर के स्वस्थ विकास और सही कार्यप्रणाली के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज उचित मात्रा में होने चाहिए। विटामिन और खनिज शरीर की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। विटामिन शरीर को ऊर्जा सीधे नहीं देते, लेकिन वे शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को सही प्रकार से संचालित करने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार खनिज हड्डियों, दांतों, रक्त तथा मांसपेशियों के निर्माण और कार्य में आवश्यक होते हैं। यहाँ 2 महत्वपूर्ण विटामिन, विटामिन ए और विटामिन सी तथा 2 प्रमुख खनिज कैल्शियम और आयरन के स्रोतों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। 1. विटामिन ए। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्य रूप से पशु तथा वनस्पति दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: गाजर, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, आम, पपीता, दूध और दुग्ध उत्पाद, मक्खन, अंडे की जर्दी, मछली का तेल। हरी और पीली सब्जियों तथा फलों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसे शरीर विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है। विटामिन ए के कार्य। विटामिन ए शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करता है। इसका सबसे प्रमुख कार्य आँखों की रोशनी को बनाए रखना है। ये रतौंधी जैसी बीमारी से बचाता है और दृष्टि शक्ति को स्वस्थ बनाए रखता है। ये त्वचा और श्लेष्म झिल्लियों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। विटामिन ए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे शरीर संक्रमणों से लड़ने में सक्षम होता है। ये बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हड्डियों और दांतों के विकास में भी इसका योगदान होता है। इसके अतिरिक्त यह फेफड़ों, हृदय और गुर्दों की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने में सहायक होता है। विटामिन की कमी के प्रभाव। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आँखों का सूखापन, त्वचा का रूखापन तथा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में इसकी कमी वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकती है। 2. विटामिन सी। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्यतः ताजे फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, टमाटर, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, पालक, स्ट्रॉबेरी, अंकुरित अनाज। आंवला विटामिन सी का अत्यंत समृद्ध स्रोत माना जाता है। विटामिन सी के कार्य। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। ये शरीर को सर्दी, जुकाम तथा अन्य संक्रमणों से बचाने में सहायता करता है। ये घावों को जल्दी भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है।
विटामिन सी कोलेजन नामक प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जो त्वचा, हड्डियों और रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है। यह आयरन के अवशोषण में भी सहायता करता है, जिससे शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया बेहतर होती है। इसके अतिरिक्त यह मसूड़ों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक है। विटामिन की कमी के प्रभाव। विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। इस रोग में मसूड़ों से खून आना, कमजोरी, थकान और घावों का देर से भरना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 3. कैल्शियम। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत। कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है जो शरीर की हड्डियों और दांतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, तिल, बादाम, रागी, मछली, अंडे। दूध और दुग्ध उत्पाद कैल्शियम के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम का मुख्य कार्य हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाना है। ये बच्चों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन में सहायता करता है। हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखने में भी कैल्शियम आवश्यक होता है। कैल्शियम रक्त के थक्के जमाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त ये तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली को सही बनाए रखने में सहायता करता है। कैल्शियम की कमी के प्रभाव। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दांत भी कमजोर हो सकते हैं। 4. आयरन। आयरन के प्रमुख स्रोत। आयरन शरीर में रक्त निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज है। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: दालें, सोयाबीन, सूखे मेवे, मांस, अंडा, गुड़ और हरी सब्जियां आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आयरन के कार्य। आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है और थकान को कम करता है। आयरन बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसकी कमी से मां और शिशु दोनों प्रभावित हो सकते हैं। आयरन की कमी के प्रभाव। आयरन की कमी से अनीमिया रोग हो सकता है। इसमें शरीर में कमजोरी, थकान, चक्कर आना और त्वचा का पीला पड़ना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। निष्कर्ष। विटामिन और खनिज शरीर के स्वस्थ विकास और कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व हैं। विटामिन ए और विटामिन सी शरीर की दृष्टि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऊतकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं कैल्शियम और आयरन हड्डियों, दांतों तथा रक्त निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इन पोषक तत्वों की कमी से अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए ताकि शरीर को सभी आवश्यक विटामिन और खनिज उचित मात्रा में प्राप्त हो सके और स्वस्थ जीवन बनाए रखा जा सके। 3 साल के बच्चे के लिए एक संतुलित दिन का मेनू सुझाएं, जिसमें बताया जाए कि बच्चा नाश्ता, मध्य सुबह, दोपहर का भोजन, मध्य दोपहर और रात के खाने में क्या खाएगा। ये भी बताएं कि दिन में अलग अलग समय पर मेनू में उल्लिखित प्रत्येक खाद्य पदार्थ से बच्चे को कौन सा पोषक 500 शब्द प्रति भोजन 5 अंक तत्व मिलेगा। अंश। 3 वर्ष की आयु बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में बच्चे तेजी से बढ़ते हैं और उन्हें ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिजों की पर्याप्त आवश्यकता होती है। संतुलित आहार बच्चे की वृद्धि, हड्डियों की मजबूती, मस्तिष्क के विकास तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। बच्चे का भोजन पौष्टिक, स्वच्छ, स्वादिष्ट और विविधता से भरपूर होना चाहिए ताकि बच्चा रुचि के साथ भोजन करे। दिन भर का भोजन इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे को सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो सकें। 3 वर्ष के बच्चे के लिए संतुलित दिन का नाश्ता ब्रेकफास्ट मेनू। मेनू दूध का 1 गिलास, सूजी या दलिया की खीर, 1 केला, उबला हुआ अंडा या पनीर का छोटा टुकड़ा।
प्राप्त पोषक तत्व। दूध। दूध कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत है। ये बच्चे की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है तथा शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है। सूजी दलिया। सूजी और दलिया कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं जो बच्चे को दिन भर कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं। इनमें थोड़ी मात्रा में फाइबर भी होता है जो पाचन को बेहतर बनाता है। केला। केला पोटेशियम, विटामिन B6 और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ये बच्चे को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। अंडा पनीर। अंडा उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और आयरन का अच्छा स्रोत है। पनीर में कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये मांसपेशियों और शरीर के विकास में सहायक होते हैं। 2. मध्य सुबह का भोजन मिड मॉर्निंग स्नैक। मेनू। सेब या पपीते के टुकड़े, नारियल पानी या ताज़ा फलों का रस, कुछ भुने हुए चने। प्राप्त पोषक तत्व। सेब पपीता। सेब में फाइबर और विटामिन C होता है। पपीता विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये फल पाचन शक्ति बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करते हैं। नारियल पानी फलों का रस। ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता तथा मिनरल्स और विटामिन प्रदान करता है। इससे बच्चा दिन भर सक्रिय रहता है। भुने हुए चने। चने प्रोटीन, आयरन और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। ये शरीर को शक्ति देते हैं और खून की कमी को रोकने में सहायता करते हैं। 3. दोपहर का भोजन लंच। मेनू। दाल, चावल, 1 या 2 छोटी रोटी, हरी सब्जी, दही, सलाद। प्राप्त पोषक तत्व। दाल। दाल प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये शरीर की कोशिकाओं और मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करती है। चावल और रोटी। ये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं जो बच्चे को ऊर्जा देते हैं। गेहूं की रोटी में फाइबर भी पाया जाता है। हरी सब्जियां। पालक, गाजर, बीन्स जैसी सब्जियां विटामिन A, आयरन, कैल्शियम और फाइबर प्रदान करती हैं। ये आँखों, हड्डियों और रक्त निर्माण के लिए लाभदायक हैं। दही। दही कैल्शियम और प्रोटीन का स्रोत है। यह पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है तथा पेट को ठंडक देता है। सलाद। सलाद में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। 4. मध्य दोपहर का भोजन इवनिंग स्नैक। मेनू। दूध या मिल्कशेक, वेजिटेबल उपमा या पोहा, 1 छोटा बिस्किट या मूंगफली। प्राप्त पोषक तत्व। दूध मिल्कशेक। ये कैल्शियम, प्रोटीन और ऊर्जा प्रदान करता है। इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। उपमा पोहा। ये कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन प्रदान करते हैं। इनमें डाली गई सब्जियां विटामिन और मिनरल्स देती हैं। मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन और स्वस्थ वसा होती है। ये शरीर को ऊर्जा देती है और मस्तिष्क के विकास में सहायता करती है। 5. रात का भोजन डिनर। मेनू। खिचड़ी या दाल रोटी, 1 छोटा फल। खिचड़ी। खिचड़ी में चावल और दाल दोनों होते हैं जिससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों प्राप्त होते हैं। ये हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन है। फल। फल शरीर को विटामिन और प्राकृतिक शर्करा प्रदान करते हैं जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार का महत्व। 3 वर्ष के बच्चे को ऐसा भोजन देना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हों। संतुलित आहार से शरीर का विकास सही ढंग से होता है। हड्डियां और दांत मजबूत बनते हैं। मस्तिष्क का विकास होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चा सक्रिय और ऊर्जावान रहता है। बच्चे को अधिक तला भुना, मसालेदार और जंक फूड नहीं देना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि 3 वर्ष के बच्चे के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। बच्चे के दैनिक भोजन में दूध, दाल, अनाज, फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त पदार्थों को शामिल करना चाहिए। दिन भर का संतुलित मेनू बच्चे को आवश्यक ऊर्जा, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन प्रदान करता है जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से होता है। उचित पोषण से बच्चा स्वस्थ, सक्रिय एवं प्रसन्न रहता है। 4. नवजात शिशु की तत्काल देखभाल और छोटी मोटी गड़बड़ियों के बारे में लिखें।
300 जोड़ 300 शब्द 3 + 3 = 6 अंक। अंश। नवजात शिशु जन्म के बाद जीवन के एक अत्यंत संवेदनशील चरण में होता है। जन्म के तुरंत बाद शिशु को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय उसका शरीर बाहरी वातावरण के अनुसार स्वयं को समायोजित करना सीख रहा होता है। यदि नवजात शिशु की उचित देखभाल की जाए तो वह स्वस्थ रूप से विकसित होता है और संक्रमण तथा अन्य समस्याओं से सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त नवजात शिशुओं में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां या सामान्य समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें सही जानकारी और देखभाल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नवजात शिशु की तत्काल देखभाल। 1. शिशु को गर्म रखना। जन्म के तुरंत बाद शिशु को गर्म रखना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि नवजात शिशु अपने शरीर का तापमान स्वयं नियंत्रित नहीं कर पाता। जन्म के बाद शिशु को साफ और सूखे कपड़े से पोंछकर गर्म कपड़ों में लपेटना चाहिए। मां के शरीर से त्वचा का संपर्क भी शिशु को गर्म रखने में सहायक होता है। इसे त्वचा से त्वचा संपर्क कहा जाता है। 2. श्वसन मार्ग को साफ करना। जन्म के तुरंत बाद ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शिशु सही प्रकार से सांस ले रहा है। यदि शिशु के मुंह या नाक में बलगम या द्रव हो तो उसे साफ किया जाता है ताकि श्वसन में कोई बाधा न हो। सामान्य स्थिति में शिशु जन्म के तुरंत बाद रोने लगता है, जो उसके स्वस्थ श्वसन का संकेत होता है। 3. स्तनपान की शुरुआत। जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए। मां का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, शिशु के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ये शिशु को रोगों से बचाने वाली प्रतिरक्षा प्रदान करता है तथा उसके पोषण के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध कराता है। 4. नाल की देखभाल। नवजात शिशु की नाल को साफ और सूखा रखना चाहिए। नाल को किसी गंदे पदार्थ या तेल से नहीं ढकना चाहिए क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नाल कुछ दिनों बाद स्वयं सूखकर गिर जाती है। 5. स्वच्छता बनाए रखना। नवजात शिशु की देखभाल करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिशु को छूने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। उसके कपड़े, बिस्तर और उपयोग की वस्तुएं साफ होनी चाहिए ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। 6. टीकाकरण। जन्म के तुरंत बाद शिशु को आवश्यक टीके लगाए जाते हैं जैसे BCG, पोलियो तथा हेपेटाइटिस बी का टीका। ये टीके शिशु को गंभीर बीमारियों से बचाने में सहायता करते हैं। नवजात शिशु की छोटी मोटी गड़बड़ियाँ। नवजात शिशुओं में कुछ सामान्य समस्याएं देखी जाती हैं जो अधिकतर गंभीर नहीं होती, लेकिन सही देखभाल आवश्यक होती है। 1. पीलिया जॉन्डिस। नवजात शिशुओं में पीलिया एक सामान्य समस्या है। इसमें शिशु की त्वचा और आंखें पीली दिखाई देने लगती हैं। ये शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। सामान्य पीलिया कुछ दिनों में स्वयं ठीक हो जाता है। शिशु को पर्याप्त स्तनपान कराने से लाभ मिलता है। यदि पीलिया अधिक बढ़ जाए तो डॉक्टर की सलाह आवश्यक होती है। 2. उल्टी या दूध उगलना। नवजात शिशु कभी कभी दूध पीने के बाद थोड़ा दूध बाहर निकाल देते हैं। ये सामान्य बात है क्योंकि उनका पाचन तंत्र पूरी तरह विकसित नहीं होता। शिशु को दूध पिलाने के बाद कुछ समय तक सीधा पकड़कर रखने से यह समस्या कम हो सकती है। यदि बार बार अधिक उल्टी हो तो चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। 3. डायपर रैश। लंबे समय तक गीले डायपर पहनने के कारण शिशु की त्वचा पर लाल चकत्ते या जलन हो सकती है, जिसे डायपर रैश कहते हैं। इससे बचने के लिए शिशु का डायपर समय समय पर बदलना चाहिए तथा त्वचा को साफ और सूखा रखना चाहिए। 4. पेट में गैस और रोना। नवजात शिशुओं में पेट में गैस बनने के कारण वे अधिक रो सकते हैं। ये समस्या सामान्य होती है। शिशु को सही स्थिति में दूध पिलाना तथा दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना लाभकारी होता है। 5. त्वचा पर दाने। कुछ नवजात शिशुओं की त्वचा पर छोटे छोटे दाने दिखाई दे सकते हैं। ये सामान्य रूप से कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। त्वचा को साफ और सूखा रखना चाहिए तथा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा नहीं लगानी चाहिए। 6. कब्ज या अनियमित मल त्याग। कुछ शिशुओं में मल त्याग का अंतराल अधिक हो सकता है।
यदि शिशु सामान्य रूप से दूध पी रहा है और स्वस्थ दिखाई देता है, तो ये गंभीर समस्या नहीं होती। माँ का दूध शिशु के पाचन के लिए सबसे अच्छा होता है और कब्ज की समस्या को कम करने में सहायता करता है। निष्कर्ष: नवजात शिशु की तत्काल देखभाल उसके स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव रखती है। जन्म के बाद गर्माहट, स्वच्छता, स्तनपान, नाल की देखभाल और टीकाकरण अत्यंत आवश्यक होते हैं। साथ ही पीलिया, उल्टी, गैस, डायपर रैश जैसी छोटी मोटी समस्याएं नवजात शिशुओं में सामान्य रूप से देखी जाती हैं, जिन्हें उचित देखभाल और सावधानी से नियंत्रित किया जा सकता है। माता पिता और देखभाल करने वालों को नवजात शिशु की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए ताकि शिशु का स्वस्थ और सुरक्षित विकास सुनिश्चित हो सके। 5. बताएं कि विकास की निगरानी के लिए बांह के ऊपरी हिस्से के मध्य परिधि का उपयोग कैसे करें। प्रत्येक 500 शब्द 5 अंक। बच्चों का शारीरिक विकास उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। यदि बच्चे को उचित पोषण नहीं मिलता तो उसका विकास प्रभावित होने लगता है। कुपोषण बच्चों में कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी तथा शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए बच्चों के विकास की नियमित निगरानी करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें बांह के ऊपरी हिस्से के मध्य परिधि अर्थात मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस MUAC एक सरल, सस्ती और प्रभावी विधि है। इसका उपयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों में कुपोषण की पहचान करने के लिए किया जाता है। बांह के ऊपरी हिस्से की मध्य परिधि MUAC क्या है? MUAC का अर्थ है बच्चे की बाईं बांह के ऊपरी हिस्से के मध्य भाग की परिधि को मापना। यह माप ये बताता है कि बच्चे के शरीर में मांसपेशियों और वसा की मात्रा कितनी है। यदि बांह की परिधि सामान्य से कम होती है, तो ये कुपोषण का संकेत हो सकता है। यह विधि मुख्य रूप से 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में उपयोग की जाती है। MUAC मापने के लिए विशेष रंगीन माप पट्टी MUAC टेप का उपयोग किया जाता है। MUAC का महत्व। MUAC बच्चों के विकास और पोषण स्तर की निगरानी करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। 1. कुपोषण की शीघ्र पहचान। MUAC की सहायता से बच्चों में गंभीर और मध्यम कुपोषण का जल्दी पता लगाया जा सकता है। इससे समय पर उपचार और पोषण सहायता दी जा सकती है। 2. सरल और सस्ती विधि। यह एक बहुत आसान और कम खर्च वाली प्रक्रिया है। इसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा प्रशिक्षित अभिभावक भी आसानी से कर सकते हैं। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी। जहां वजन मापने की मशीन या अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते, वहां MUAC बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। 4. नियमित निगरानी। MUAC की नियमित जांच से बच्चे के विकास और पोषण की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा सकती है। MUAC को सही तरीके से मापने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। 1. सही आयु का चयन। यह माप सामान्यतः 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों में किया जाता है। 2. बच्चे की स्थिति। बच्चे को आरामदायक स्थिति में बैठाया या खड़ा किया जाता है। उसकी बाईं बांह को ढीला रखा जाता है। 3. मध्य बिंदु की पहचान। कंधे की हड्डी और कोहनी के बीच की दूरी मापी जाती है। फिर उसका मध्य बिंदु निर्धारित किया जाता है। 4. MUAC टेप लगाना। मध्य बिंदु पर MUAC टेप को बांह के चारों ओर लपेटा जाता है। ध्यान रखा जाता है कि टेप न बहुत ढीला हो और न बहुत कसा हुआ। 5. माप पढ़ना। टेप पर अंकित माप को पक्का बच्चे की पोषण स्थिति का आकलन किया जाता है। MUAC के रंग संकेत और उनका अर्थ। MUAC टेप में सामान्यतः 3 रंग होते हैं। 1. हरा रंग ग्रीन जोन। माप 12.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक। बच्चा सामान्य और स्वस्थ माना जाता है। उचित पोषण मिल रहा है। 2. पीला रंग येलो जोन। माप 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच। यह मध्यम कुपोषण का संकेत है। बच्चे को अतिरिक्त पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। 3. लाल रंग रेड जोन। माप 11.5 सेंटीमीटर से कम। ये गंभीर कुपोषण का संकेत है।
बच्चे को तुरंत चिकित्सकीय सहायता और विशेष पोषण की आवश्यकता होती है। विकास निगरानी में MUAC की भूमिका। 1. पोषण स्तर का आकलन। MUAC बच्चे के शरीर में पोषण की स्थिति को दर्शाता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चा पर्याप्त भोजन और पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है या नहीं। 2. रोगों की रोकथाम। कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। MUAC द्वारा समय रहते कुपोषण का पता लगाकर बीमारियों को रोका जा सकता है। 3. उपचार और सुधार की निगरानी। यदि बच्चा कुपोषित है तो उपचार के दौरान बार बार MUAC मापकर ये देखा जाता है कि बच्चे की स्थिति में सुधार हो रहा है या नहीं। 4. समुदाय स्तर पर उपयोग। आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य शिविरों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में MUAC का व्यापक उपयोग किया जाता है। MUAC के लाभ। आसान और तेज प्रक्रिया, कम खर्चीली विधि, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता कम, किसी भी स्थान पर उपयोग संभव, गंभीर कुपोषण की पहचान में प्रभावी। MUAC की सीमाएं। हालांकि MUAC एक उपयोगी विधि है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। ये केवल बांह की परिधि मापता है, बच्चे की लंबाई और वजन की पूरी जानकारी नहीं देता। सही परिणाम के लिए सही तकनीक आवश्यक होती है, इसलिए कई बार इसे अन्य मापों जैसे वजन और ऊंचाई के साथ भी उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि बांह के ऊपरी हिस्से की मध्य परिधि MUAC बच्चों के विकास और पोषण की निगरानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, सरल और प्रभावी साधन है। ये बच्चों में कुपोषण की पहचान करने में मदद करता है तथा समय पर उपचार और पोषण सहायता प्रदान करने का अवसर देता है। विशेष रूप से ग्रामीण और संसाधन सीमित क्षेत्रों में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। नियमित MUAC जांच द्वारा बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है तथा कुपोषण जैसी गंभीर समस्या को कम किया जा सकता है। 6. किसी एक खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम के बारे में लिखें। भारत में बच्चों में कुपोषण, भूख और शिक्षा से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम चलाए गए हैं। खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं को अतिरिक्त पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही प्रकार से हो सके। भारत सरकार की मध्याह्न भोजन योजना एक महत्वपूर्ण खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम है जो विद्यालय जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। मध्याह्न भोजन योजना का परिचय। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। ये भोजन बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर। योजना के उद्देश्य। मध्याह्न भोजन योजना के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना है। गरीब परिवारों के अनेक बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। ये योजना उन्हें आवश्यक पोषण प्रदान करती है। दूसरा उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना है। मुफ्त भोजन मिलने से अधिक बच्चे विद्यालय आने के लिए प्रेरित होते हैं। तीसरा उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना और विद्यालय छोड़ने की समस्या को कम करना है। इसके अतिरिक्त ये योजना सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देती है क्योंकि सभी बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इससे जाति, वर्ग और धर्म के भेदभाव को कम करने में सहायता मिलती है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत मिलने वाला भोजन। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भोजन में सामान्यतः दाल, चावल, रोटी, सब्जियां, खिचड़ी और कभी कभी फल या दूध शामिल किए जाते हैं। भोजन इस प्रकार तैयार किया जाता है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन मिल सके। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए भोजन की मात्रा अलग अलग निर्धारित की जाती है। योजना के लाभ। मध्याह्न भोजन योजना के अनेक लाभ हैं।
सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है। बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक भोजन मिलने से उनकी शारीरिक वृद्धि बेहतर होती है। इस योजना से विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति और नामांकन में वृद्धि हुई है। विशेषकर गरीब परिवारों के बच्चे विद्यालय आने लगे हैं। ये योजना बच्चों की एकाग्रता और सीखने की क्षमता को भी बढ़ाती है, क्योंकि भूखे पेट बच्चों के लिए पढ़ाई पर ध्यान देना कठिन होता है। इसके अतिरिक्त ये योजना सामाजिक एकता और समानता की भावना विकसित करती है। सभी बच्चे साथ बैठकर भोजन करते हैं, जिससे भाईचारे की भावना बढ़ती है। महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में भी ये योजना सहायक है, क्योंकि भोजन बनाने और वितरण के कार्य में स्थानीय महिलाओं को अवसर दिए जाते हैं। योजना की चुनौतियां। हालांकि यह योजना बहुत लाभकारी है, फिर भी इसके सामने कुछ समस्याएं हैं। कुछ स्थानों पर भोजन की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। स्वच्छता की कमी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कभी कभी भोजन वितरण में अनियमितता भी देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त संसाधनों और निगरानी की कमी भी एक चुनौती है। निष्कर्ष। मध्याह्न भोजन योजना भारत का एक महत्वपूर्ण खाद्य अनुपूरक कार्यक्रम है। ये बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस योजना ने कुपोषण कम करने, विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने तथा सामाजिक समानता को मजबूत करने में सकारात्मक योगदान दिया है। यदि इस योजना को स्वच्छता, गुणवत्ता और उचित प्रबंधन के साथ प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो ये बच्चों के स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में और अधिक सहायक सिद्ध होगी। 7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में लिखें। 1. खुजली। अंश। खुजली एक सामान्य त्वचा रोग है जो छोटे परजीवी कीटों के कारण होता है। इसे अंग्रेजी में स्केबीज कहा जाता है। ये रोग बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। खुजली किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन बच्चों में यह अधिक सामान्य होती है। अस्वच्छता, भीड़भाड़ और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी तेजी से फैलती है। खुजली होने पर त्वचा में अत्यधिक खुजली, लाल चकत्ते और जलन की समस्या होती है। यदि समय पर उपचार न किया जाए तो ये संक्रमण बढ़ सकता है और त्वचा में घाव भी हो सकते हैं। खुजली के लक्षण। खुजली के कई प्रमुख लक्षण होते हैं, जिनके आधार पर इस रोग की पहचान की जा सकती है। 1. तेज खुजली। खुजली का सबसे प्रमुख लक्षण त्वचा में अत्यधिक खुजली होना है। ये खुजली विशेष रूप से रात के समय अधिक बढ़ जाती है। 2. लाल चकत्ते और दाने। त्वचा पर छोटे छोटे लाल दाने या चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। कई बार इनमें सूजन भी हो जाती है। 3. त्वचा में जलन। संक्रमित स्थान पर जलन और बेचैनी महसूस होती है। लगातार खुजलाने से त्वचा छिल सकती है। 4. त्वचा पर रेखाएं। कभी कभी त्वचा पर पतली सफ़ेद या भूरे रंग की रेखाएं दिखाई देती हैं। यह उन स्थानों के निशान होते हैं जहां परजीवी त्वचा के अंदर सुरंग बनाते हैं। 5. संक्रमण और घाव। यदि व्यक्ति लगातार खुजलाता रहे तो त्वचा पर घाव बन सकते हैं और बैक्टीरिया संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। खुजली के कारण। खुजली मुख्य रूप से एक सूक्ष्म परजीवी कीट सार्कोप्टिस स्केबियाई के कारण होती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी इस रोग को बढ़ावा देते हैं। 1. संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना। खुजली एक संक्रामक रोग है। संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से यह बीमारी फैल जाती है। 2. कपड़े और बिस्तर साझा करना। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया, चादर या बिस्तर का उपयोग करने से भी खुजली फैल सकती है। 3. अस्वच्छता। शरीर और आसपास की सफाई न रखने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। 4. भीड़-भाड़ वाले स्थान। जहां बहुत अधिक लोग एक साथ रहते हैं, जैसे छात्रावास, झुग्गी क्षेत्र या आश्रयगृह, वहां ये बीमारी जल्दी फैलती है। 5. कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों और व्यक्तियों में खुजली का संक्रमण अधिक हो सकता है। खुजली का उपचार। खुजली का समय पर उपचार करना आवश्यक है ताकि संक्रमण अधिक न फैले।
1. औषधीय क्रीम और लोशन। डॉक्टर द्वारा दी गई स्केबीजरोधी क्रीम या लोशन त्वचा पर लगाया जाता है। ये परजीवियों को नष्ट करने में सहायता करता है। 2. प्रतिदिन स्नान करना, साफ कपड़े पहनना तथा शरीर की सफाई रखना आवश्यक है। 3. कपड़ों और बिस्तर की सफाई। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, तौलिया और बिस्तर को गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाना चाहिए ताकि कीट नष्ट हो सकें। 4. परिवार के सभी सदस्यों का उपचार। यदि परिवार में किसी एक व्यक्ति को खुजली है तो अन्य सदस्यों की भी जांच और उपचार करना आवश्यक होता है क्योंकि यह रोग आसानी से फैलता है। 5. खुजलाने से बचना। अधिक खुजलाने से त्वचा पर घाव हो सकते हैं, इसलिए बच्चों के नाखून छोटे रखने चाहिए और उन्हें खुजलाने से रोकना चाहिए। 6. पौष्टिक भोजन। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, जिससे संक्रमण जल्दी ठीक होने में सहायता मिलती है। रोकथाम के उपाय। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े और सामान अलग रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं। साफ बिस्तर और कपड़ों का उपयोग करें। बच्चों को स्वच्छता की आदतें सिखाएं। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि खुजली एक संक्रामक त्वचा रोग है जो अस्वच्छता और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण तेज खुजली, लाल दाने और त्वचा में जलन हैं। उचित स्वच्छता, समय पर उपचार और सावधानी बरतकर इस रोग को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खुजली की शीघ्र पहचान और उपचार अत्यंत आवश्यक है। बी. कान का दर्द। अंश। कान का दर्द एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है जो बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकती है। बच्चों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है क्योंकि उनका शरीर संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। कान का दर्द हल्का या तेज हो सकता है और कभी-कभी यह संक्रमण, सर्दी, जुकाम या अन्य कारणों से उत्पन्न होता है। यदि समय पर इसका उपचार न किया जाए तो सुनने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए कान के दर्द के कारणों, लक्षणों और उपचार की जानकारी होना आवश्यक है। कान के दर्द के लक्षण। कान के दर्द के कई लक्षण हो सकते हैं जिनके आधार पर इसकी पहचान की जाती है। 1. कान में तेज दर्द। कान के अंदर या आसपास तेज दर्द महसूस होता है। ये दर्द लगातार या बीच-बीच में हो सकता है। 2. सुनने में कठिनाई। कभी कभी कान बंद होने जैसा महसूस होता है और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। 3. बुखार। यदि कान में संक्रमण हो तो बच्चे को बुखार भी आ सकता है। 4. कान से पानी या मवाद आना। कुछ मामलों में कान से पीले रंग का तरल या मवाद निकल सकता है, जो संक्रमण का संकेत होता है। 5. बेचैनी और रोना। छोटे बच्चे कान के दर्द के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, बार बार कान पकड़ते हैं और अधिक रोते हैं। कान के दर्द के कारण। कान का दर्द कई कारणों से हो सकता है। 1. कान में संक्रमण। बैक्टीरिया या वायरस के कारण कान में संक्रमण हो सकता है, जो दर्द का सबसे सामान्य कारण है। 2. सर्दी, जुकाम। सर्दी या गले के संक्रमण के कारण भी कान में दर्द हो सकता है क्योंकि कान, नाक और गला आपस में जुड़े होते हैं। 3. कान में पानी भर जाना। नहाते समय या तैराकी के दौरान कान में पानी चले जाने से संक्रमण और दर्द हो सकता है। 4. कान में मैल जमा होना। अधिक मात्रा में कान का मैल जमा होने से दबाव और दर्द महसूस हो सकता है। 5. चोट या बाहरी वस्तु। कान में कोई नुकीली वस्तु डालने या चोट लगने से भी दर्द हो सकता है। कान के दर्द का उपचार। 1. डॉक्टर की सलाह लेना। यदि दर्द लगातार बना रहे या बुखार हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 2. दवाइयों का उपयोग। डॉक्टर दर्द कम करने और संक्रमण ठीक करने के लिए दवा या कान की बूंदें दे सकते हैं। 3. कान की सफाई। कान को साफ और सूखा रखना चाहिए। कान में नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। 4. गर्म सिकाई। हल्की गर्म सिकाई करने से दर्द में आराम मिल सकता है। 5. पर्याप्त आराम और पौष्टिक भोजन। आराम और संतुलित भोजन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण जल्दी ठीक होता है। रोकथाम के उपाय। कान की स्वच्छता बनाए रखें। गंदे पानी से बचें। कान में नुकीली वस्तु न डालें।
सर्दी जुकाम का समय पर उपचार करें। सिखाएं। बच्चों को कान साफ करने के सही तरीके सिखाएं। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि कान का दर्द एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण समस्या है। इसके प्रमुख कारण संक्रमण, सर्दी जुकाम और कान में मैल जमा होना है। समय पर पहचान और उचित उपचार से इस समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है। स्वच्छता और सावधानी अपनाकर कान के दर्द से बचाव किया जा सकता है।